एक महिला आईएएस अधिकारी बनने के बाद में वो अपने गांव जाने का विचार बनाती है और फिर शाम के लिए वो ट्रेन पकड़ती है और सुबह अपने ही डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन पर उतर जाती है। फिर वो देखती क्या है कि सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति भीख मांग रहा है, जो यात्री लोग आ रहे हैं उनके सामने हाथ फैला रहा है। तभी वो महिला दूर से देखती है तो विचार करने लगती है कि ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना लग रहा है जो भीख मांग रहा है, चलो देखते हैं कि आखिर ये कौन है। तब वो महिला आईएएस अधिकारी उस भिखारी के करीब जाती हैं और उसकी सूरत को जब देखती हैं तो फिर उसके होश खराब हो जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर वो भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं और उसी भिखारी की कौली भर करके उसी स्टेशन पर रुदन करके रोने लगती हैं। आखिर कौन था वो भिखारी जो आईएएस अधिकारी उसकी कौली भर करके रोने लगी थी, और स्टेशन पर जितने भी यात्री थे वो इस दृश्य को देख करके हैरत में पड़ गए थे और सभी की जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये कौन भिखारी है जो एक महिला आईएएस अधिकारी इसकी कौली भर करके रोने लगी थी। आखिर क्या उनका संबंध रिलेशन था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी आसाम की है। आसाम में एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश था। जगदीश अपनी पत्नी तारा के साथ बड़े ही आनंद के साथ रह रहा था। उनके बीच में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम सुनीता था। सुनीता के लिए बड़े लाड प्यार से तारा और जगदीश पाला करते थे और बड़ी अच्छे से परवरिश कर रहे थे। जब सुनीता कुछ सियानी हो जाती है, लगभग 4-5 वर्ष की हो जाती है, बोलने लायक हो जाती है, तब वो अपने माता पिता से बात करती है और अकस्मात अपने माँ बाप से कहने लगती है, पिताजी मैं पढ़ लिख करके बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं एक अधिकारी बनूंगी या कोई अफसर बनूंगी। ये बात सुनकर के जगदीश हंसने लगते हैं और अपनी बेटी को गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, बेटी अधिकारी बनना इतना आसान काम नहीं है, न बच्चों का खेल है। अधिकारी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत समय बिताना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आईएएस अधिकारी बन पाते हैं। ये बात जब सुनती है सुनीता तो कहती है, पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगी, लेकिन आईएएस अधिकारी जरूर बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं ठीक है। बच्ची की बात सुनकर के उन्हें भी थोड़ा हौसला मिलता है, उनका दिल भी खुश होता है कि चलो हमारी बेटी के सपने तो अच्छे हैं, उड़ान तो अच्छी है। ये विचार करके वो अच्छी तरह से अपना काम धंधा करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉफिट का ज्यादा स्रोत नहीं था, केवल खेती किसानी करके अपनी बेटी का भरण पोषण कर रहे थे। तब वो अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देते हैं, जहाँ की उनके पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बेटी के सपनों को देखते हुए, मन को देखते हुए जगदीश अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं और अच्छे से वो लड़की पढ़ाई करती है। इसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करते करते जगदीश और तारा अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, खेती किसानी का काम भी करते हैं और वो लड़की हाई स्कूल कर लेती है, अच्छे नंबरों से पास होती है, पूरे कॉलेज में टॉप आती है। तब उसके माँ बाप का हौसला और भी बुलंद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि हमारी बेटी पूरे स्कूल में टॉप आई है, सभी बच्चों में होशियार है। तब वो और ज्यादा अपनी बेटी को आगे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर इसी प्रकार से वो लड़की आगे पढ़ती चली जाती है और इंटर ग्रेजुएट करने के बाद में वो घर आती है और फिर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैंने इंटर भी पास कर लिया और बीए बीएससी भी कर लिया है, अब मुझे कुछ आगे पढ़ाई करनी चाहिए, जो अधिकारी लाइन की पढ़ाई होती है वो करनी चाहिए। क्योंकि वो जगदीश थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, वो नहीं जानते थे कि अधिकारी लाइन की पढ़ाई क्या होती है, लेकिन इतना जानते थे कि अधिकारी लाइन की पढ़ाई में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तब वो कहते हैं कि बेटी अधिकारी लाइन की पढ़ाई मुझे तो पता नहीं है, आखिर कौन सी होती है। तब सुनीता कहती है, पिताजी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है और मैंने जानकारी भी ले ली है कि अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। तब वो कहते हैं कि बेटी इसमें कितना पैसा खर्च होगा। तब वो कहती है, पिताजी इसमें पैसा तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होगा। तब ये बात सुनकर के जगदीश बड़े उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी 2.5 से 3 लाख रुपए अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2.5 से 3 लाख रुपए एकत्र हो जाए तो फिर तुम्हें मैं अधिकारी लाइन की पढ़ाई करवा दूं।
ये बात जब सुनीता सुनती है तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने घर में बैठ करके सोचने लगती है, मेरे पिता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो अधिकारी बनने का सपना है वो मिट्टी में मिल जाए या फिर चूर हो जाए। इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास बैठी हुई थी। तभी उसके पिता जगदीश आते हैं और कहते हैं कि बेटी आखिर तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, कारण क्या है। तब वो कहती है कि पिताजी मेरी उदासी का केवल एक ही कारण है, बस ये कारण है कि मैंने बचपन से सपना देखा था कि मैं कोई अधिकारी अफसर बनूंगी, लेकिन अपनी मजबूरी इतनी बड़ी है अपने सामने कि हम 2.5 से 3 लाख रुपए एकत्र नहीं कर सकते और फिर हम अधिकारी भी नहीं बन सकते। अपनी बेटी का जब हौसला वो देखते हैं जगदीश तो कहते हैं बेटी तू चिंता मत कर, मैं चाहे कुछ भी करूं लेकिन तुझे अधिकारी जरूर बना दूंगा। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो जगदीश को कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है, अरे इसके घर में खाने को नहीं है और ये अपनी लड़की को अधिकारी बनाने का ख्वाब देख रहा है। अरे जगदीश तू पागल तो नहीं हो गया है, अरे तेरी जितनी हैसियत है औकात है बस उतनी अपनी बेटी को पढ़ाई करवा, और तेरी बेटी ने इंटर BA कर लिया है, अब तू इसे घर बैठा ल, तू इसे अगर कहीं बाहर भेजेगा तो हो सकता है तेरी बेटी कोई गलत कदम उठा दे, फिर तेरी समाज में बेइज्जती बदनामी होगी। गाँव के लोग इस प्रकार के ऊट पटांगे बातें जगदीश के बारे में और उनकी बेटी सुनीता के बारे में करते हैं, लेकिन जगदीश इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और एक दिन अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो अधिकारी लाइन की पढ़ाई है वो कहाँ होगी, चलो मैं तुम्हारा वहीं एडमिशन करवा देता हूँ। तब सुनीता कहती है पिताजी इसके लिए तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में बहुत बहुत बड़े कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ UPSC की तैयारियां करवाई जाती हैं, हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, वहाँ मुझे नई नई जानकारी भी मिला करेगी और फिर मैं वहां मन लगा करके पढ़ाई भी कर सकूंगी, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। जगदीश कहते हैं बेटी तुम चिंता मत करो, पैसे की व्यवस्था मैं कर दूंगा, बस तुम जाने का विचार बना लो, मैं कुछ भी करूं लेकिन तुम्हारी व्यवस्था पूर्ण कर दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई छूटने नहीं दूंगा। जब जगदीश ऐसी बातें करता है तब सुनीता भी राजी हो जाती, कहती ठीक है पिताजी अगर आप व्यवस्था कर दोगे तो मेरा सपना पूरा जरूर हो जाएगा। अब इधर जगदीश गांव के ही एक जिमीदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरा घर है, उस घर को और जमीन के लिए आप गिरवी रख लो, मुझे 3 लाख रुपए दे दो क्योंकि मेरी बेटी दिल्ली जा रही है अधिकारी लाइन की पढ़ाई करने के लिए। वो ज्यादा तो कुछ नहीं जानते थे, बस यही शब्द उन्होंने कहा उस जिम्मेदार से कि मेरी बेटी दिल्ली अधिकारी लाइन की पढ़ाई करने के लिए जा रही है, उसे 3 लाख रुपए की जरूरत है और तुम मेरा घर गिरवी रख लो, मेरी जमीन गिरवी रख लो। जिम्मेदार कहता है ठीक है हम तुम्हारा घर और खेत गिरवी रख लेंगे, लेकिन इस पर तुम्हें ब्याज देना होगा। जगदीश कहता है ठीक है साहब मैं ब्याज दे दिया करूंगा जितना भी हो सकेगा, लेकिन मेरी बेटी का कम से कम सपना तो पूरा हो जाएगा। उधर तो जगदीश 3 लाख रुपए उस जिम्मेदार से लेकर के अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी रुपयों की व्यवस्था हो गई है और तुम जाने की तैयारी करो। इधर जगदीश अपनी ही बेटी के खाते में वो 3 लाख रुपए डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटी ये रही तुम्हारी बैंक की पासबुक और तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो करे बस अपने खाते से निकाल लेना और फिर अपनी पढ़ाई आगे को करते रहना। बस मैं निश्चिंत हो गया, अब तुम्हें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा तुम्हारे पास भरपूर हो चुका है। लड़की निश्चिंत होकर के ये नहीं पूछती अपने पिता से कि तुम पैसा कहां से लेकर के आए थे, केवल उसे तो IAS बनने का ख्वाब जो देख रही थी उसे पूरा करना था। बस लड़की दिल्ली चली जाती है और वहां जाकर के मन लगा करके जी जान से पढ़ाई करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि पैसा खूब खर्च हो रहा था, वो रह भी रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन UPSC की जब वो परीक्षा देती है तो उस पहली बार में वो परीक्षा में फेल हो जाती है। यह विचार करके वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, मायूस हो जाती है, सोचने लगती है मेरे पिता के घर में खाने के लिए एक टाइम के लिए भोजन नहीं था, लेकिन उन्होंने 3 लाख रुपए की व्यवस्था की और उसके बावजूद भी मैं अगर IAS अधिकारी नहीं बन पाई तो धिक्कार है, मैं ऐसे अपने पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर के। तब वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन फिर सुनीता दोबारा से मेहनत करती है और लगन से जब पढ़ाई करती है तो किस्मत भी उसका साथ देती है और फिर वो UPSC की परीक्षा पास कर लेती है। परीक्षा जब पास करती है अच्छे नंबरों से, अच्छी रैंक से जो वो हासिल करती है अपने स्थान को, तब
उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी वो पास हो जाती है और फिर वो एक आईएएस अधिकारी बन जाती है, उसके लिए डीएम का पद मिल जाता है। जब ये बात वो सुनती है कि हम पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए हैं और हम आईएएस अधिकारी बन गए हैं, तो वो बड़ी खुश होती है, क्योंकि फोन करने के लिए उसके पिता के पास कोई फोन नंबर नहीं था, ना तो कोई मोबाइल थी। इसीलिए वो सुनीता आईएएस जैसे ही सिलेक्ट हुई थी तैसे ही वो अपने घर जाने का विचार बनाती है, ट्रेनिंग पे जाने का विचार नहीं बनाती। वो सोचती है कि मैं ये खुशखबरी अपने माता पिता को दूं, क्योंकि मेरे माता पिता बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे अधिकारी बनने की। तब सुनीता ये विचार करके वहां से ट्रेन पकड़ती है शाम के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट में सुबह पहुंच जाती है और स्टेशन से उतर करके देखती है कि सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति भीख मांग रहा था। तभी वो विचार करने लगती है कि ये व्यक्ति तो जाना पहचाना लगता है, क्यों ना मुझे इसके पास जाकर के देखना चाहिए। तभी वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के भिखारी के पास पहुंचती है सुनीता आईएएस अधिकारी, और फिर उसकी सूरत को देख करके एकदम से उसके होश खराब हो जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं और एकदम से कौली भर करके रोने लगती है। वो भिखारी कोई और नहीं था, वो उसी सुनीता का आईएएस अधिकारी का पिता था, जो स्टेशन पर भीख मांग करके अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर कर रहा था। तब वो रोने लगती है और अपने पिता की कौली भर लेती है। फिर उससे पूछती है अपने पिता से, पिताजी आखिर तुमने इतने पैसों की व्यवस्था करके हमें दिल्ली पढ़ाई के लिए भेज दिया और फिर तुम स्वयं आकर के भीख मांगने लगे, आखिर बात क्या हुई? ये भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? तुम तो अच्छी तरह से खेती किसानी करके गुजर बसर कर रहे थे। तभी वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं कि आखिर मैं यहाँ भीख कैसे मांगने लगा। तब वो कहते हैं कि बेटी तुमको मैंने जब पैसे दिए थे तो मेरे पास और कोई साधन नहीं था, मैंने जमीन और घर गिरवी रख दिया था जमींदार के पास में। उसने ब्याज लगाया और ब्याज लगाने के बाद में वो घर भी जब्त कर लिया और जमीन भी उसने जब्त कर ली, क्योंकि ब्याज 3 लाख रुपए का बहुत सारा होता था एक महीने का और मैं ब्याज नहीं पाट पाया, इसलिए ब्याज ही ब्याज में उसने सारी जमीन और घर मेरा छीन लिया और हम रोड पर आ गए। अब हमारी इनकम का कोई साधन नहीं रहा, मजबूर हो गए, कोई ऐसा काम हमको नहीं मिला जिससे कि हम कोई काम कर सकते थे। हमारी उम्र देख रही हो तुम और वृद्ध है, इसलिए हमने सोचा कि अब क्या करें, तुम्हारी माँ भी बुजुर्ग है, तो उसे हम ले आए और वो उस पुल के नीचे मैंने बिठा दिया है उसे, और फिर मैं भीख मांग रहा हूँ, जो भी पैसा मिल जाता है उससे हम और तुम्हारी माँ दोनों मिलकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो भी मिलता है उससे पेट भर लेते हैं, नहीं मिलता तो पानी पी के टाइम काट लेते हैं। बस यही कहानी थी, बस यही सपना देख रहे थे कि एक दिन हमारी बेटी आईएएस अधिकारी बन करके आएगी, कोई ऑफिसर बन करके आएगी, तो वो समय हमारे लिए कितना सुहाना होगा, कितना खुशी का दिन होगा। ये बात सुनकर के बेटी बड़ी जोर जोर से अपनी पिता की कौली भर करके रोने लगती है और कहती है, पिताजी तुमने इतना परिश्रम किया, अपनी खुशियों का त्याग किया मेरे खातिर, और आज तुम्हारी बेटी ने वो सपना साकार करके दिखा दिया जिसका तुम सपना देख रहे थे कि मेरी बेटी आईएएस बन करके आएगी, अधिकारी बन करके आएगी, तो मैं अधिकारी बन करके आ गई हूँ पिताजी, मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम बन गई हूँ। ये बात जब वो सुनते हैं जगदीश तो बड़े खुश हो जाते हैं, अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और तुरंत अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी तुम्हारी माँ वहां बैठी हुई है, चलो उसके पास चलते हैं। अब जगदीश अपनी बेटी को सुनीता को लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं तारा के। तो तारा जब अपनी बेटी को देखती है तो वो भी रोने लगती है, एकदम से दौड़ करके सुनीता अपनी माँ की कौली भर करके रोने लगती है और कहती है कि माँ मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं डीएम बन गई हूँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब वो तीनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर सुनीता उन्हें लेकर के अपने माता पिता के लिए उसी शहर में एक कमरा दिलवा देती है और एक गांव के व्यक्ति को, जो सबसे ईमानदार उनका पड़ोसी व्यक्ति था, उसके लिए वहां नौकरी पे कर देती है। और तब सुनीता कहती है अपने गांव के व्यक्ति से, जो पड़ोसी होता है, उससे कहती है कि चाचा हम तुमको हर महीने 10,000 रुपए दिया करेंगे, तुम हमारे माँ बाप की देखरेख करना, क्योंकि मैं अर्जेंट में कुछ दिन के बाद यहाँ से अपनी ट्रेनिंग पर चली जाऊंगी और ट्रेनिंग पे जाने के बाद में मेरे माँ बाप अकेले रह जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह दिया करूंगी और अपने माँ बाप का खर्चा अलग से दिया करूंगी, बस कुछ दिन मेरे माँ बाप की तुम सेवा करते रहना। वो कहता है, बेटी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब सुनीता अपने पड़ोसी चाचा के लिए, अपने माँ बाप की सेवा के लिए कर जाती है, ट्रेनिंग पे चली जाती है और 2 साल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो एक
डीएम पद पर सिलेक्ट हो जाती, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती हैं और एक जिले में तैनाती हो जाती है। उसके बाद वो अपने माता पिता को सरकारी आवास पर रखती है सुनीता और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है, जिले का कारोबार संभालती है और बड़े आनंद के साथ अपनी जिंदगी को बिताने लगती है। कुछ दिन के बाद उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी अब तुम ऐसा करो, शादी कर लो, क्योंकि हम तो बुजुर्ग हो ही चुके हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे सामने तुम्हारा घर बस जाए तो अच्छा है। अपने माँ बाप की इच्छा को देख करके सुनीता भी एक अधिकारी से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद सुनीता अपने माँ बाप और अपने सास ससुर और अपने पति के साथ पूरी फैमिली के साथ बड़े आनंद से रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये थी कहानी कि एक गरीब परिवार में पलने वाली लड़की कितनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के बाद उसका जो हौसला था, सपना था, उसने उसे पूरा कर दिखाया और एक डीएम बनकर के अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया, उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी से केवल आपको सीख देनी है कि गरीबी में इंसान पलने और बड़े होने के बावजूद भी वो बहुत कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपने सपनों को उड़ान दे सकता है अगर आपके अंदर हौसला है तो। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक नमस्कार।